जय हिंद दोस्तों, आ गया हूं मैं राहुल रावत आप सबके लिए एक फिर से नई वीडियो लेके। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की इंडिया की हिस्ट्री में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, बी इट द टाइम ऑफ वॉर, और चाहे वो पीस टाइम क्यों ना हो, चाहे वो 1965 की वॉर हो, 1999 कारगिल की वॉर हो, या फिर वो पीस टाइम हो। कहीं फ्लड आते हैं, वी रिक्वायर एयरफोर्स, कहीं पर लैंडस्लाइड आते हैं, वी रिक्वायर एयरफोर्स। तो अब जो मैं आपके लिए आज जो मुद्दा लेके आया हूँ उसमें कहीं ना कहीं एयरफोर्स बहुत हैवीली तरीके से इन्वॉल्व है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो मुद्दा है ये है क्या। एक्चुअली मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ जो रफेल प्रोक्योरमेंट को लेके जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं दसॉल्ट के ऊपर या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, आज जरा हम उसको ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी जो ये रफेल है इट इज़ बेसिकली अ 4th जनरेशन प्लेन जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस से प्रोक्योर कर रही है। ठीक है, अभी हम इसको पूरा ढंग से डिस्कस करेंगे कि कितने प्रोक्योर किए जा रहे हैं, कैसे प्रोक्योर किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो दो स्लाइड, ये दो इमेजेस हैं, ये आपको दिखा रहे हैं बेसिकली स्पेसिफिकेशंस ऑफ रफेल। रफेल बेसिकली एक 4th जनरेशन प्लेन है जो मैक्स टू मैक्स 24.5 टन्स जो वेट है वो कैरी कर सकता है, और इसका जो विंग स्पैन्स है इट इज राउंड अबाउट 11 मीटर, 10.9 विच इज राउंड अबाउट 11 मीटर। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, मैं सबसे ज़्यादा उसकी बात करूंगा, ये जो स्पीड है इट इज नॉट नॉर्मल स्पीड, इट इज अ हाई एल्टीट्यूड स्पीड। हाई एल्टीट्यूड स्पीड का मतलब होता है बहुत ऊंची जगहों पर ये जो स्पीड गेन करने की टेंडेंसी है, इट इज 1.8 मैक। अब आप लोग बोलेंगे ये मैक क्या होता है? बेसिकली 1 मैक इज बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि राउंड अबाउट 342 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रफेल की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये जो बेसिकली दोनों मोड में अवेलेबल होता है, इसमें आप ट्विन पायलट मोड में भी इसको आप देख सकते हैं, और ये सिंगल पायलट मोड में भी अवेलेबल रहता है। इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जो प्रोक्योर किए गए हैं दे ऑल आर ट्विन पायलट मोड में अवेलेबल किए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर में ये इशू हुआ कहाँ और कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। सबसे पहले एयरफोर्स चीफ की बात करते हैं। हमारे जो राइट नाउ जो करंटली एयरफोर्स चीफ हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है, इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। इन्होंने बोला है कि हमने 36 रफेल प्रोक्योर करने की फ्रांस से डील की है, और इसमें से 18 जो हैं वो इंडिया आ चुके हैं, और जो बचे हुए 18 रफेल जेट्स हैं ये 2022 तक हमारी सारी स्क्वाड्रंस के अंदर आ जाएंगे। चलिए, मेरा आप सभी के लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उसका जवाब पक्का देंगे। इंडिया के अंदर सबसे पहली जो रफेल स्क्वाड्रन है उसका नाम क्या है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिर में ये मुद्दा स्टार्ट हुआ क्यों? आप लोगों को पता होगा 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने खूब एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन वो मुद्दा फिर गिरना पड़ गया। बट ये जो मुद्दा है रफेल का, ये दोबारा से गर्म क्यों हुआ? एक्चुअल में फ्रांस की एक बेसिकली एक कंपनी है जो वहाँ जर्नलिज्म वगैरह करती है, उसका नाम है मीडिया पार्ट। तो जो मीडिया पार्ट है बेसिकली, इस मीडिया पार्ट ने अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उसने ये क्लियरली बोला है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट की, जो फ्रांस गवर्नमेंट की जो कंपनी है बेसिकली डसॉल्ट एविएशन, उसके साथ जो 7.8 बिलियन यूरोस की जो डील हुई है उसमें कहीं ना कहीं मिडिलमैन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ये मिडिलमैन वो इंडिया की कुछ कंपनीज को ठहरा रहे हैं, और वहाँ उन्होंने ये बोला है कि 1.1 मिलियन यूरोस के गिफ्ट दिए गए हैं। ब्राइब वर्ड यूज नहीं किया गया है, एज अ गिफ्ट यूज किया गया है। ठीक है, और जो ये हाईलाइट मार्क पोर्शन है ये बातें भी वही कह रही हैं जो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है। तो जब ये मुद्दा मीडिया पार्ट ने उठाया तब से जो ये रफेल का इशू है इसने ज़्यादा तुम पकड़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, और यही मीडिया पार्ट में बात निकलने के बाद जो बेसिकली जो फ्रेंच में एक जज अपॉइंट कर दिया गया है जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को लेके, सो दैट दे कैन प्रोब इनटू द मैटर ऑफ विच, जब हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इट राउंड अबाउट बिकम्स 59,000 करोड़ रुपीज़, जो ये पूरी की पूरी डील है इसको बेसिकली प्रोब करने के लिए। चलिए अब देखिए, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसकी जो मेजर पार्टी है बेसिकली वो है कांग्रेस के जो सेक्रेटरी हैं इनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज किया है, और वहाँ पर इन्होंने जो अपनी पर्सनल बातें कही हैं उन पर फोकस नहीं करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है वो है बेसिकली यहाँ पॉइंट नंबर 4। अगर आप पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं, इन्होंने बोला है एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी।
AFA, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्लियरली डेसॉल्ट के थ्रू 1.1 मिलियन यूरोस के जो गिफ्ट्स हैं या जो भी आप समझ लीजिए गिफ्ट्स दिए गए हैं, ऑफर दिए गए हैं, एक कंसोलमेंट दिया गया है, जो भी चीज़ दिया गया है, इट हैज़ बीन गिवन टू समवट, कुछ प्राइवेट कंपनीज को दिए गए हैं। अब इसी चीज़ को लेके जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट या बेसिकली हमारी गवर्नमेंट से 5 सवाल किए हैं। अब जरा समझते हैं वो 5 सवाल क्या हैं। इन सवालों में से कुछ सवाल काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं और आपको पक्का सुनने चाहिए। सबसे पहला सवाल उन्होंने बोला है कि वॉज द पेमेंट ऑफ दिस 1.1 मिलियन डेसॉल्ट गिफ्ट टू द क्लाइंट इज रियली अ कमीशन। जो ये गिफ्ट पे किया गया है, क्या ये कहीं कमीशन तो नहीं है? क्योंकि जो कमीशन वर्ड है ये बाकी जगह चले ना चले, लेकिन डिफेंस डील में ये नहीं चल सकता। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, ये कह रहे हैं हाउ कैन द मिडिल मैन एंड द पेमेंट कमीशन बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें आप किसी मिडिल मैन को अलाउ नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट टेंडर को आप बीच में ला नहीं सकते। ये बेसिकली डिफेंस प्रोक्यूरमेंट जो प्रोसीजर होते हैं उनके तहत ये बातें की जाती हैं। जो भी डिफेंस टू डिफेंस डील होती है वो डायरेक्टली कंट्री टू कंट्री डील की जाती है, उसमें कोई भी प्राइवेट टेंडर नहीं आता। इसी को लेकर उन्होंने बोला है कि ये तो बेसिकली एक तरह से जो थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये तो एक वायलेशन हो चुका है और इसको लेके जो डसॉल्ट है या फिर जो भी प्राइवेट टेंडर है इंडिया के अंदर, उनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये चौथा सवाल करते हैं कि क्या इस इतने बड़े मैटर को लेके हमें कोई एक इंडिपेंडेंट कमीशन या एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप नहीं करनी चाहिए जो इस मैटर को बेसिकली क्या करे, प्रॉपर तरीके से प्रोव करे। अब यही क्वेश्चन उन्होंने सारे के सारे किनसे पूछे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। इनको इनके जवाब कब मिलते हैं वो तो टाइम बताएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने एक बात और बोली है यहाँ पर, उन्होंने GPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाने की बात की है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आपस में आके जॉइंट सिटिंग करते हैं एंड देन दे वांट टू गेट अ प्रोब इनटू दिस मैटर। वो सही में चाहते हैं कि इस मैटर की सीरियसली प्रोब की जाए। ये देखिए राहुल गांधी पिछले काफ़ी समय से बोलते परेशान हो चुके हैं। आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, ये बोलते बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि राफेल में कुछ झोल है। लेकिन इन्होंने आज तक कभी कोई इस तरह के ऑफिशियल पेपर या कोई एक ऑफिशियल क्लेम इस तरह के, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर 4 दिखाया, ऐसे कुछ पॉइंट्स पेश नहीं किए। तो हो सकता है कि इसी को लेकर इनका जो पक्ष थोड़ा सा फीका पड़ जाए। अब देखते हैं इसके बाद क्या इवेंट्स हुए। अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं दिया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ठीक है, और द मीडिया पार्ट सेड दैट द प्रोब इनटू द इंटर गवर्नमेंटल डील साइन इन 2014 वर फॉर्मली ओपन इन जून 14। जबकि फ्रांस के अंदर मीडिया पार्ट में रिपोर्ट आने के बाद 14 जून से ये मैटर दोबारा ऑफिशियली खुल चुका है। ठीक है, तो अब जरा आगे समझते हैं कि फ्रांस में हुआ क्या और ये चीज़ें कैसे खुली। एक्चुअल में फ्रांस के अंदर बेसिकली एक नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स होता है, PNF जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर वहाँ ये दोबारा मैटर फिर से प्रोब में लाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या। 2019 में ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं, इनका नाम है यान फिलिपिन। इन्होंने बेसिकली एक सीरीज निकाली थी रिपोर्ट्स की और फाइल किया था कि इस डील में कुछ गड़बड़ है। और उस टाइम पे जो जज थे, जो PNF के जो जज थे, ही वॉज अ प्रो डिसॉल्टर। उनका जो थोड़ा सा झुकाव था वो डिसॉल्ट कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उन लोगों ने जो उस टाइम जो मुद्दा है यहीं कहीं दबा दिया। लेकिन जब मीडिया पार्ट ने दोबारा इस मुद्दे को उठाया तो बाद में फिर से तूल पकड़ लिया है। और अब जो PNF के चीफ हैं वो प्रो डिसॉल्टर नहीं है, वो चेंज हो चुके हैं, इसलिए ये बात दोबारा से खुल चुकी है। ठीक है, और देखिए ये फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की जो बातें हैं ये फिर से बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए द फ्रेंच मीडिया एक्यूजेशन। एक्चुअल में मीडिया वहाँ पर क्या एक्यूजेशन कर रहा है, इसे एक बार फिर से प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। डसॉल्ट एविएशन हैड पेड मिलियन ऑफ यूरोस टू एन इंडियन मिडिलमैन। मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये कितने हैं अमाउंट याद रखिएगा, 1.1 मिलियन यूरोस, इतना अमाउंट है ये जो पे किया गया है डसॉल्ट। और अब देखते हैं जब ये एलिगेशन लगाया गया तो डसॉल्ट ने क्या बोला। डसॉल्ट ने बोला भैया हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, वी आर गोइंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। हमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो गिफ्ट मेंशंस थे तो हम लोग तब भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कंपनी ने क्लियर कर दिया है, डसॉल्ट एविएशन ने क्लियर कर दिया है कि जो 1.1 मिलियन की जो बात हो रही है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन थी जब इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। चलिए अब देखते हैं कांग्रेस के एलिगेशंस क्या हैं। देखिए कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, वो एलिगेशन लगाएंगी, उनकी एलिगेशन में कितनी सच्चाई है कितना झूठापन है ये तो एलिगेशन के बाद जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद पता लग जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस ने बेसिकली कंपेयर किया है अपने समय में और बीजेपी के समय में कि किस तरीके से जो डील है उसमें डिफरेंसेस जनरेट हुए हैं। ये देखिए जो स्लाइड है आपको क्लियरली दिखा देगी
ठीक है। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जब यूपीए गवर्नमेंट थी उन लोगों ने 126 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की बात की थी, एनडीए ने 36 की प्रोक्योर करने की बात की, इसमें से 18 आ चुके हैं। पर प्लेन जो प्राइस पड़ रही थी यूपीए के टाइम पे वो 570 करोड़ था, बीजेपी के टाइम पे 1670 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनडीए के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है, यूपीए के टाइम पे 108 जो रफेल थे उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना था। HAL मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से बने रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूपीए के टाइम पे था, एनडीए के टाइम पे नहीं था। डिलीवरी शेड्यूल थी 3 से 4 साल, इनकी है 3 से 7 साल। एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस गारंटी यस यहाँ नहीं है। सोवरेन गारंटी यस यहाँ नहीं है। ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों पे हम कमेंट नहीं करेंगे कितना यस है कितना यो है, देखिए यस सिर्फ यस लिख देने से पता नहीं होता और सिर्फ नो लिख देने से भी कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत वीक होता है, इसको काफ़ी हद तक पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, जरा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, आपको थोड़ा सा पिक्चर ज़रा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। असल में हुआ क्या, बात है मार्च 2015 की। उस टाइम पे CEO ऑफ डसॉल्ट एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है, इसके चेयरमैन का इन दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ रफेल को लेकर। जस्ट उसके 1 या 2 दिन बाद ही आप देखेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है वो तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और नया एग्रीमेंट बना एंड इट वॉज बिटवीन रिलायंस एंड डसॉल्ट। तो उंगली यही उठ रही है कि जो रिलायंस नाम का जो प्राइवेट टेंडर है ये यहाँ कैसे एंटर कर गया। ठीक है। और ये जो डील है, और जस्ट जैसे ये एग्रीमेंट हुआ उसके 15 दिन बाद हमारे जो पीएम है उन्होंने 15 दिन बाद अनाउंस कर दिया दैट वी आर गोइंग टू बाय 36 रफेल फ्रॉम फ्रांस एट अ कॉस्ट ऑफ 7.8 बिलियन यूरोज। और जो बाकी चीज़ें लेनी थी नहीं लेनी थी वो मैंने आपसे इसके पिछले स्लाइड में पूरी डिस्कस कर दी है। ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, इंडियन जो कांग्रेस है वो बेसिकली कहती है कि भाई जब आपने हमारा जो टेंडर था, जब आपने जो हमारा टेंडर को बाईपास किया, उस टाइम पे आपने जो एक क्लॉज था आपने उसको भी बाईपास कर दिया एंड दैट क्लॉज वाज, जो आप नीचे पढ़ सकते हैं, नो ब्राइवरी गिफ्ट इन्फ्लुएंस कमीशन टू द मिडिल मैन। ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि आपने जो ये वाला क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ये क्लॉज आपने क्यों हटाया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो सवाल है, उनका सवाल यही है। इससे पहले 2019 में जो इलेक्शन होने थे उससे पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको फ्रेंच एंड से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं था, या फ्रेंच मीडिया में बात इतनी उठी नहीं थी। जो उठी थी यान फिलिपिन ने उठाई थी, उसको वहीं दबा दिया गया था। ठीक है। चलिए अब जानते हैं इस बात को लेकर मेरे ओपिनियन क्या है। दोस्तों देखिए ये एक डिफेंस डील है और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जैसी डील के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज की जो एंट्री है इसमें स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट कैन कॉज अ सिक्योरिटी थ्रेट, ये आगे जाके सिक्योरिटी थ्रेट कॉज कर सकता है। ठीक है। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे जो प्लेन है उसके अंदर प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो उसके अंदर एंटर करें और वो कहीं ना कहीं डील को मैनिपुलेट करें। बाकी हो सकता है कि आपके एंड पे इससे भी अच्छे सजेशंस हों, आपके एंड पे इससे भी अच्छा डाटा हो जो आप लोगों ने रिसर्च करके निकाला हो। अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा या ऐसा कोई सजेशंस है तो प्लीज़ डू शेयर अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप फिर से ऐसी एक और कोई वीडियो हमारे एंड से कवरेज चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर अस, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल।